जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक आपके अपने YouTube चैनल प्रेप स्क्वायर इंस्टीट्यूट पर आप लोगों का मैं पुनः स्वागत कर रहा हूं। जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते हैं कि हम लोग यूपी टेट की जो सीरीज चला रहे हैं 2022 का जो यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है। अभी एग्ज़ाम डेट तो नहीं आया है, लेकिन जल्द ही एग्ज़ाम डेट आप लोगों को आ जाएगा। तो देखिए, अगर आप लोग पहले से ही तैयारी नहीं किए रहेंगे तो जैसा रिजल्ट आप लोग देखते हैं कि 23-24% यही रिजल्ट जाता है। इस बार तो हाई ज़्यादा बन गया था रिजल्ट, लेकिन पिछला रिकॉर्ड आप लोग देखेंगे तो बहुत कम रिजल्ट यूपी टेट का बनता है। तो अभी से आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं अपनी, तो निश्चित तौर पर एक सफलता अच्छी पाई जा सकती है। आराम से जो है 100 नंबर, 82 नंबर, 90 नंबर का जो फाउंडेशन बनाया गया है उसको आराम से इजीली क्रॉस किया जा सकता है। तो हिंदी ग्रामर में हम लोग दोस्तों जो हमारा पहला चैप्टर था वर्णमाला, उसमें को हमने लगभग 6 वीडियो में देख लिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आप लोग जाइए यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में, वहाँ पर प्लेलिस्ट में आप लोग देखेंगे कि हिंदी व्याकरण करके एक प्लेलिस्ट बना है। लगभग 6 वीडियो जो हैं 6 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं वर्णमाला के। जितने भी सारे वर्णमाला से क्वेश्चन बनते हैं उसको मैंने सब कुछ बता दिया उसमें। और लास्ट में जो है वन लाइनर टाइप जो 10, 12, 5, 7 क्वेश्चन बच जाते हैं जो कि किसी भी रूल में नहीं आते हैं, उसको भी मैंने बता दिया। तो जो भी वर्णमाला से अब तक जितने सारे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में, उसको उन सबको मैंने बता दिया है। तो पहला चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग दूसरा चैप्टर आज से स्टार्ट करेंगे। दूसरा चैप्टर में हमने सोचा कि पहले संधि पढ़ाया जाए, तो लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, पहले संधि नहीं पढ़ाया जाए, क्योंकि संधि थोड़ी सी जो क्या होती है कि टफ होती है अदर चैप्टर्स के मुकाबले। तो मुझे लगा कि पहले आसान चीज़ों को बता दिया जाए आप लोगों को, फिर बीच में कभी जो है संधि पढ़ा दिया जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं समास। देखिए, सबसे पहले समास का शाब्दिक अर्थ समझेंगे। देखिए, समास का मतलब क्या होता है। समास का मतलब ये होता है कि चीज़ों को संक्षिप्तीकरण करना, मतलब किसी चीज़ को छोटा कर देना ही समास होता है। आप किसको छोटा करेंगे? जैसे कोई आप लोगों को पद दे दिया गया हो तो उसे छोटे रूप में व्यक्त कर देना ही समास होता है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल पहले देखिए कि 4 रास्तों का समूह। अब देखिए, ये इतना बड़ा शब्द है 4 रास्तों का समूह। अगर इसको छोटा किया अगर करना हो तो किस प्रकार से करेंगे? देखिए, 4 रास्तों का समूह बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। जो 4 रास्तों का समूह होता है मतलब कि एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा जगह जहाँ से चारों दिशाओं के लिए रास्ता जाता हो। जैसे आप लोग चौराहा कहते हैं, तो 4 रास्तों का समूह के लिए हम लोग इसे एक शब्द भी कह सकते हैं। इसके लिए एक शब्द हम लोग क्या बोल सकते हैं? चौराहा। मतलब कि 4 रास्तों का समूह ही चौराहा है। अब देखिए, इतने बड़े शब्द को हमने 3 अक्षर में लिख लिया। इसी को छोटे करने के रूप को, संक्षिप्तीकरण करने के रूप को चौराहा कहा जाता है। तो ये समास का अर्थ हो गया। अब उसके बाद देखिए, इसको आप लोग जो है लिख लीजिए, यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, समास का अर्थ। समास का अर्थ। किसी पद को संक्षिप्त करना या छोटा करना समास होता है। अब ऐसा किसी पद को संक्षिप्त करना या छोटा करना समास होता है, ये समास का अर्थ हो गया। अब इसके बाद देखिए जो है समास का परिभाषा देखेंगे कि समास की जो परिभाषा होती है वो क्या होता है। ये तो अर्थ हो गया छोटा सा, इसे भी जान लीजिए और आप लोग जो है समास की परिभाषा भी जान लीजिए। समास का परिभाषा क्या होता है। देखिए एग्जाम में तो परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, लेकिन चीज़ों को आसान बनाने के लिए, समझने के लिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है।
परिभाषा। दो या दो से अधिक पदों को जोड़कर बने एक सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अब देखिए इसका डिफिनीशन क्या है। दो या दो से अधिक पदों को जोड़कर बने एक नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अब ऐसा नहीं कि कोई भी दो शब्द आप लोग दो पद लाइए जोड़ दीजिए और कहिए कि ये समास हो गया, तो ऐसा नहीं है। दो या दो से वैसा ही पद जिसका एक अर्थ निकलता हो, जिसका एक मतलब निकलता हो, वही समास होगा। मतलब कि जो दो शब्द आप लोग जोड़ रहे हैं उसका अर्थ हो और उन दोनों को जोड़ने के बाद भी एक नया शब्द निकल रहा है, उसके लिए उसे समास कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर इसे समझिए। जैसे एग्जाम्पल में हो गया यथाशक्ति। अब देखिए यहाँ पर दो शब्दों का मेल हुआ है कि नहीं हुआ है। सबसे पहला देखिए जो शब्द है वो यथा है, यथा, और दूसरा जो शब्द है शक्ति। अब देखिए यथा शक्ति, अब दोनों जो वर्ड है वो सार्थक वर्ड है और उसके बाद इन दोनों के मिलने से भी एक नया सार्थक वर्ड मिल रहा है, तो ये समास हो गया। इस तरीके से इसकी देखिए परिभाषा हो गई। अब देखिए जो कुछ इसमें चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं समास पढ़ने से पहले, इसके प्रकार पढ़ने से पहले, कुछ जो चीज़ होता है जो जिनके बेस पे ही पूरा समास चैप्टर टिका हुआ होता है उसको आप लोग जान लीजिए। फिर उसके बाद जो है एक दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उसको जान लीजिए। फिर उसके बाद समास का प्रकार, क्या क्या समास होता है, किस प्रकार से होता है, उसको देखेंगे। सबसे पहले एक स्टार बना लीजिए इस तरीके से और लिखिए कि समास में दो पद होते हैं। समास में दो पद होते हैं। कौन कौन से दो पद होते हैं देखिए, प्रथम पद और दूसरा जो है उत्तर पद। उत्तर पद या फिर इसे उत्तर पद का मतलब ये होता है कि जो बाद वाला। प्रथम पद मतलब देखिए आप लोग कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे यथाशक्ति था, यहाँ पर यथा रुचि ले लीजिए। यथा रुचि, यथा रुचि में देखिए दो शब्द हैं, मैंने पहले भी बताया था कि यथाशक्ति में जिस प्रकार से, उसी तरीके से यथा देखिए एक शब्द ये हो गया और दूसरा शब्द जो है रुचि हो गया। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया। तो इसमें देखिए जो पहला पद है यथा, एक सार्थक शब्द है कि नहीं है, और रुचि भी एक सार्थक शब्द है। यथा का मतलब जैसे, रुचि का मतलब जिसे में किसी में रुचि लेना, इंटरेस्ट लेना, वो रुचि होता है। तो ये यथा पहला हो गया शब्द, पहला पद हो गया, और रुचि जो है दूसरा पद हो गया। तो अगर पूछा जाए कि इसमें से प्रथम पद कौन है, तो यथा जो है प्रथम पद हो गया। और पूछा जाए उत्तर पद या फिर बाद वाला पद कौन है, बाद वाले पद को ही उत्तर पद कहते हैं या फिर उत्तर पद को बाद वाला पद आप लोग कह सकते हैं। तो रुचि जो है यहाँ पर ये उत्तर पद है। तो समास में देखिए दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। अब उसके बाद देखिए एक चीज़ और है, उसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। इसे भी आप लोग स्टार बना लीजिएगा। प्रथम पद और उत्तर पद हो गया। उसके बाद देखिए प्रधान पद या फिर मुख्य पद। देखिए प्रधान पद या मुख्य पद क्या होता है, जैसे कि
जैसे कोई पद दे दिया गया हो जिसमें 2 पद होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया, तो जिस पद पर ज़्यादा बल पड़ता हो, अगर आप लोग पढ़ेंगे, जिस पद पर ज़्यादा बल पड़े उसे प्रधान पद कहा जाता है। देखिए पहले आप लोग इसकी डिफिनीशन देख लीजिए। दिए गए शब्द या पद में दिए गए शब्द या पद में जिस पद पर ज़्यादा प्रभाव या फिर बल भी कह सकते हैं पड़े उसे प्रधान पद कहते हैं। ये देखिए डिफिनीशन हो गया कि दिए गए पद में, दिए गए शब्द में, दिए गए पद या शब्द में जिस पद पर ज़्यादा प्रभाव या बल पड़े उसे प्रधान पद कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल से समझिए। जैसे हो गया महाजन। अब देखिए ये महाजन तो एक वर्ड है आप लोगों के लिए, सॉरी यहाँ नोट कर दे रहा हूँ मैं, महाजन। अब देखिए एक महाजन वर्ड है, लेकिन इसमें देखिए महाजन का अर्थ जब आप लोग निकालेंगे, इसको तोड़ेंगे, महा प्लस जन मतलब महान है जो जन, मतलब आप पढ़कर खुद देखिए, महान है जो जन। यहाँ पर महान प्रधान नहीं है, यहाँ पर जन प्रधान है, मतलब जो लोग महान है वो प्रधान है। तो यहाँ पर बल किस पर पड़ रहा है? लोगों पर पड़ रहा है, जन पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो प्रधान पद होगा वो जन होगा। तो इसमें महाजन में अगर प्रधान पद अगर पूछा जाए कि एक वर्ड दे दिया जाए और पूछ ले कि इसमें कौन सा पद प्रधान है, जैसे महाजन ही दे दिया जाए, तो इसका पहले संधि विच्छेद करके मतलब इसको तोड़ेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से जो है इसका अर्थ निकल रहा है। तो महा प्लस जन मतलब इसका अर्थ जो है महान है जो जन, मतलब जो जन या जो लोग महान है वो उनके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर जन जो है प्रधान पद हो गया। यहीं पर एक और पद होता है सेकंड जो है, इसी का पार्ट है वो भी, गौण पद। मतलब दिए गए शब्द या पद में जिस पद पर दिए गए शब्द या पद में जिस पद पर कोई भी प्रभाव ना पड़े उसे बहुत तेज गर्मी हो रही है। उसे गौण पद कहते हैं। इस तरीके से इसको लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। दिए गए शब्द या पद में जिस पद पर कोई भी प्रभाव ना पड़े उसे गौण पद कहते हैं। अब देखिए इसी शब्द को लीजिए, ज़्यादा समझने में आसानी होगी। जैसे महाजन हो गया, तो महाजन में मैंने क्या आप लोगों को बताया कि महान है जो जन, मतलब जो लोग महान है, इस शब्द में उसकी बात कर रहा है। तो इस शब्द में जो है लोगों के बारे में बात कर रहा है कि जो महान है, तो इसमें प्रधान पद क्या हो गया? जन हो गया। और ये महानतम जो बता रहा है ये गौण पद हो गया, मतलब इस पर ज़्यादा जो है प्रभाव नहीं पड़ रहा है महाजन में। तो ये हो गया गौण पद। अब उसके बाद देखिए जो समास पढ़ने से पहले जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं उसको मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखिए जो पढ़ेंगे समास के प्रकार के बारे में। देखिए हिंदी और संस्कृत में अगर देखा जाए तो समास तो एक ही होता है हर जगह पर, लेकिन प्रकार के बारे में जैसे हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं
तो सबसे पहले समास के प्रकार। अब देखिए समास के प्रकार में कौन कौन से आएंगे। सबसे पहले तो देखिए अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। जो दूसरा है वो तत्पुरुष समास। जो तीसरा है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, फिर उसके बाद द्वंद्व समास। और उसके बाद जो चौथा है एक बहुव्रीहि समास। देखिए ये तो मैंने आप लोगों को 1, 2, 3 और 4 ही समास के प्रकार बताएं, लेकिन जो है देखिए 2 समास और होते हैं, उन्हें तत्पुरुष समास में रखा जाता है। एक होता है कर्मधारय समास, और इसका दूसरा प्रकार जो है द्विगु समास। देखिए क्या होता है कि जब आप संस्कृत में समास के बारे में पढ़ेंगे तो इन जो छहों का प्रकार होता है उन्हें एक ही में रख दिया गया है। जैसे अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, फिर कर्मधारय समास, द्विगु समास। ये तो एक ही अलग अलग हो जाता है, लेकिन हिंदी में क्या होता है कि कहीं कहीं पर आप लोग देखेंगे तो जो द्विगु और कर्मधारय समास के प्रकार होता है उसे तत्पुरुष समास में डाला रहता है, और कहीं कहीं भी कई सारे किताबों में जो है इन्हें अलग किया जाता है। तो ये जो देखिए अलग अलग विद्वानों का अलग अलग इस पर मत है। मत ना एक ना होने के कारण, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी विद्वानों का जो है मत, 2 विद्वानों का जो मत है एक हो ही नहीं सकता है। तो अगर समास के बारे में आप लोगों को पूछे कि कितने प्रकार का होता है तो आप लोग डायरेक्ट वहाँ पर 6 लगाया करिए। और देखिए संस्कृत में क्या होता है कि अलग अलग होता है, लेकिन हिंदी में इसमें डाल दिया है। और तत्पुरुष समास के जो देखिए और भी प्रकार होते हैं, इसे मैं आगे जब डिटेल में इसको पढ़ाऊँगा मैं तब इसको बताऊँगा। तो ये समास के प्रकार हो गए। इस वीडियो में दोस्तों देखिए इतना ही रहने देते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाना चाहिए, आप लोगों को भी आसानी रहेगी। कल से जो है इसको अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास के जितने भी सारे प्रकार हैं, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, इन सब के बारे में मैं बताऊंगा। तो ज़्यादा वीडियो ये देखिए चैप्टर लंबा नहीं है, 2 से 3 लेक्चर में ये आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे। और जितने भी सारे एग्जाम में क्वेश्चन जैसे जैसे पूछे जाते हैं आप लोगों को मैं बता दूँगा। तो छोटी सी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप इस चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं टेट, सीटेट, सुपर टेट की जो भी तैयारी होती है निःशुल्क इस चैनल के माध्यम से करवाता हूं। और उसके बाद जो है जितने भी शिक्षक भर्ती से संबंधित एग्ज़ाम होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के हो, उत्तर प्रदेश के हो, बिहार के हो, मध्य प्रदेश, चाहे कहीं के भी हो, उन सब की मैं जानकारी आप लोगों को देता रहता हूँ, चीज़ों को जो है अपडेट करता रहता हूँ। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके अगले पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।